Hello everyone, hope you will be fine there. Today our topic is सिंगल नेशनल करिकुलम और इसके जितने एस्पेक्ट्स हैं उन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे कि सबसे पहले करिकुलम की जो टर्म थी वो कहाँ पर इस्तेमाल हुई, नेशनल करिकुलम की टर्म किसने इंट्रोड्यूस करवाई, पाकिस्तान ने में किसने प्रपोज किया था सिंगल नेशनल करिकुलम को, और करिकुलम की कुछ टाइप्स देखेंगे और उसका विजन क्या है सिंगल नेशनल करिकुलम का, इसमें किन किन चीज़ों पर जो है वो फोकस किया गया, उसका एम क्या था, किन लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया था और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको फोकस किया गया। उसके बाद हम उन एरियाज़ पर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, शॉर्टली बट ब्रीफली, ताकि आपको उनकी भी जो है वो समझ लग जाए, जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लाइफ स्किल्स हैं और इसके अलावा सिटीज़नशिप है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इन पर भी हम शॉर्टली बात करेंगे। होप आज का आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, देखते हैं कि सबसे पहले करिकुलम है कहाँ कहाँ से निकला है। तो हम बात करते हैं, जो करिकुलम का वर्ड है वो लैटिन है और ये करियर से माखूज़ है और इसका मतलब होता है रनवे, ठीक है। और करिकुलम जो सबसे फर्स्ट टाइम जो है वो यूज़ किया गया था वो ग्लासगो में, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में इस्तेमाल किया गया था और इसको रेफर किया गया था एज अ कोर्स ऑफ स्टडी या करिकुलम। और इस तरह से जो ये टर्म प्रोड्यूस हुई फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश में वो 1633 में हुई। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया नेशनल करिकुलम की टर्म को वो नीथ बेकर थे, जिन्होंने कानूनी तौर पर इस टर्म को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में जो प्रपोज किया गया नेशनल करिकुलम वो NCERT ने कहा दिया था, और NCERT जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या जिसे हम NEP 2020 कहते हैं, उनका ये एम था कि जो 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स हैं उनको लेकर और जो कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजीज़ है वो बनाई जाए, और इस मकसद के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नेशनल करिकुलम ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग जो हैं वो मिलकर काम करें। अब इसमें आपको पता है कि 3 टाइप के करिकुलम होते हैं, चाइल्ड सेंटर, लर्नर सेंटर एंड प्रॉब्लम सेंटर करिकुलम है। जो विज़न था सिंगल नेशनल करिकुलम का वो क्या था, वो क्या सेंटर्ड था उसका, उस पर हम बात करते हैं। इनका जो मेन विजन था वो ये था कि वन सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल इन टर्म्स ऑफ करिकुलम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड अ कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ असेसमेंट, so that all children have a fair and equal opportunity to receive high quality education। ठीक है जी। अब इनमें का जो एम था वो इन्होंने कहाँ से लिया और उनका क्या पर्पस था इस चीज़ को करने के लिए। उनका सबसे बड़ा पहला एम था कि टीचिंग कुरान और जो सुन्नत है उस पर हम बात करेंगे और उसको लाजमी करार दी गई। जैसा कि आपको पता है, विजन ऑफ कायदे-आज़म और इकबाल के मुताबिक इस करिकुलम में काम किया जाएगा। जो इमर्जिंग इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं टीचिंग के अंदर और लर्निंग के अंदर और असेसमेंट में, उन पर भी फोकस किया जाएगा। एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है उस पर फोकस किया जाएगा, और इसके अलावा यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन यानी ICT की जो फील्ड है उसको यूज़ में लेकर आएंगे। फोकस करेंगे हम स्किल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर, और इसके अलावा हम जो रोट लर्निंग है उसको हम कट डाउन करेंगे। ठीक हो गया। इस सिंगल नेशनल करिकुलम में जिन लोगों को या जिन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया था उनमें एक्सपर्ट थे करिकुलम के, प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल के लोग शामिल थे, दीनी मदारिस के लोग शामिल थे, माइनॉरिटीज़ थे और उलमा अकराम जो शामिल थे, या स्कॉलर्स आप जिन्हें कह सकते हैं एजुकेशन के हवाले से। इनका पर्पस क्या था या मेन इन्होंने किन चीज़ों को, इन एरियाज़ को फोकस किया। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि मॉडर्न ट्रेंड्स को शामिल किया जाएगा। उनमें क्रिटिकल थिंकिंग को शामिल किया गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, लाइफ स्किल जो हैं उनको शामिल किया गया, ग्लोबल सिटीजन का कॉन्सेप्ट दिया गया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन तमाम को लेकर फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि करिकुलम ने इन फीचर्स पर फोकस किया। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनली इस पर काम हो रहा था। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं या हम एजुकेशन जो ट्रेंड्स थे वो पाकिस्तान में जो करंट थे उनमें कौन कौन से शामिल थे और किन किन पर फोकस किया गया। सबसे पहले बात की जाएगी तो सेल्फ केयर आता है इसमें। सेल्फ केयर एंड मोटिवेशन, कोलैबोरेटिव क्लासरूम होगा, कनेक्टिंग टीचर्स एंड क्लासरूम होंगे, लाइफ स्किल एंड जॉब प्रिपरेशन होगी, डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसके अलावा कंप्यूटेशनल थिंकिंग, स्टेम का प्रोजेक्ट इसमें शामिल किया गया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव पेडागोजीज एंड ब्लेंडेड लर्निंग, इन तमाम को शामिल किया गया करंट एजुकेशन ट्रेंड्स इन पाकिस्तान में। क्रिटिकल थिंकिंग पर देख लेते हैं हम, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि इस पर फोकस किया जाएगा, तो ये क्या है और ये क्यों शामिल की गई। क्रिटिकल थिंकिंग रेफर टू द एबिलिटी, ये एक एबिलिटी होती है टू एनालाइज इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव एंड मेक अ रीजन जजमेंट। It involves the evaluation of source such as data, fact, observable phenomena and research findings.
How does critical thinking help you solve problem? Let's see. Critical thinking relate to our thought process, how to make decision, how we are judgment and how to take action to solve problem. किस तरह हम सॉल्व करेंगे अपने प्रॉब्लम को, किस तरह हम डिसीजन टेक करेंगे, किस पॉइंट पर हम जजमेंटल होंगे, इसके लिए हम कौन सा तरीका अख्तियार करेंगे, इन तमाम का जो कुछ जवाब है वो हमें क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए मिल जाता है कि हम इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस थिंकिंग को इस्तेमाल करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये किस तरह से होगा, देखिए जी, एक प्रॉब्लम है वो, उसके लिए आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग भी आ सकती है, क्रिटिकल थिंकिंग भी आ सकती है। अब क्रिएटिव थिंकिंग आपको किस तरह के आइडियाज़ देगी, इमेजिन करेंगे, इन्वेंट करेंगे, आप चेंज करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। क्रिटिकल थिंकिंग में आप क्या करेंगे कि आप एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को, फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे सिचुएशनल के हिसाब से, कंपेयर करेंगे किसी और जगह से, कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी चीज़ पहले है, इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ और कैसे हुआ, इन लिस्ट कर देंगे, सीक्वेंस बनाएंगे, रैंक कर देंगे और उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो थिंकिंग है आपको वो इम्प्रूव करती है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, डिज़ाइन, डिफाइन, फाइंड एंड जो आपका इन्वेंट एरियाज़ है उसको कंबाइन करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल बनाती हैं ये दोनों थिंकिंग, जिसमें क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग शामिल है। लेकिन आपने देखा कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एक साइंटिफिक लेवल है किसी भी चीज़ को जज करने का, इवैल्यूएट करने का, एनालाइज करने का और उसके बाद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब हम बात करते हैं लाइफ स्किल क्या है, लाइफ स्किल लर्निंग क्यों हमने शामिल की गई और क्यों हमने इस एसएनसी में फोकस किया गया। तो वो लाइफ स्किल जो होती है उसको ऐसी एबिलिटी है ये भी जो कि इनेबल करती है किसी भी ह्यूमन को डील इफ़ेक्टिवली वर्ड द डिमांड एंड चैलेंज ऑफ लाइफ, कि उसकी ज़िंदगी के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको वो कैसे डील करेगा, इसके बारे में हम लाइफ स्किल में बात करते हैं। जो हमारे पास यूनेस्को है और NICEF है, इन्होंने और WHO ने हमें जो स्किल्स दी हैं लाइफ स्किल वो 10 दी हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्वर हो, क्रिटिकल थिंकर हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आती हो, डिसीजन मेकर हो, क्रिएटिव थिंकर हो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल, सेल्फ अवेयरनेस, बिल्डिंग स्किल्स एंड एम्पैथी एंड कूपिंग विद स्ट्रेस एंड इमोशन। आप ये देखेंगे ये तमाम वो चीज़ें हैं कि अगर ये एक बच्चे में इनकलकेट कर दी जाएँ तो इससे बच्चा जो है वो बेहतर लाइफ गुजार सकता है और अपने जितने भी इशूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकता है और लाइफ को स्किल्स जो हैं वो इनको 10 में मर्ज कर दिया, ये कहते हैं कंप्रीहेंसिव वे में दी हैं। WHO ने जो कोर लाइफ स्किल्स बताई हैं वो 3 हैं, जैसे सोशल स्किल, थिंकिंग स्किल एंड इमोशनल स्किल। अब सोशल स्किल में आपको फर्दर 4 स्किल्स मिल जाती हैं जिसमें सेल्फ अवेयरनेस होती है, इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे आप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप है उसको कैसे काम करेंगे, एम्पैथी आप किस तरह से दिखाएंगे, यानी कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक आप किस तरह से डील करेंगे। थिंकिंग स्किल में हमने बात की थी ऊपर, क्रिएटिव थिंकिंग होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, डिसीजन मेकिंग आप कैसे करेंगे, अभी हमने ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग में बात की और उसके बाद अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। इमोशनल स्किल में का क्या मकसद है कि कूपिंग विद स्ट्रेस एंड कूपिंग विद इमोशंस, के इन दोनों सिचुएशन में आप किस तरह से बाहर आ सकते हैं, किस तरह इनको चैनलाइज कर सकते हैं, किस तरह अपने स्ट्रेस को चैनलाइज करके एक आप एक्टिव प्रोग्रेस जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप, ये क्यों शामिल किया गया, तो हम देखते हैं कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक एक्शन ऑफ ग्लोबली माइंडेड इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल। क्यों? क्योंकि अब दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है और हम इंटरनेट पर बहुत सारे एरियाज़ में बहुत सारे लोगों से बात कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो पॉलिटिकली, सोशली, इन्वायरमेंटली हमने किस तरह से डील करना है। अब आप बात करते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो ब्लूप्रिंट हैं टू अचीव अ बेटर एंड ह्यूमन सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। अच्छा, दे एड्रेस करते हैं ग्लोबल चैलेंजेस के जो इस वक्त मौजूद है हमारे पास, जिनको हम फेस कर रहे हैं, इंक्लूड पावर्टी, इनइक्वलिटीज़, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पीस एंड जस्टिस। जो टोटल जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो 17 हैं, इनकी हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। पहले है जी नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल जो हमारे पास एनर्जी है उसके हवाले से, और उसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड रिड्यूस इनइक्वलिटीज, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शंस, क्लाइमेट एक्शंस, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल।
ये 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिन्हें हमने 2030 एजेंडा में शामिल किया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।